वेलकम गाइस द रिसर्च रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना पार्ट 2 करने वाले हैं ब्रिटेन की भारत पर विजय आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था, आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पर से हमने छोड़ा था, तो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हैदराबाद। तो हैदराबाद क्योंकि जब मुग़ल का पतन होने लगा, धीरे धीरे ना मुग़ल शासन का, केंद्रीय सत्ता का पतन होने लगा, तो ऐसे ऐसे हमारे छोटे छोटे राज्य जो है स्वतंत्र होने लगे। तो इसी तरह अगर हम हैदराबाद की बात करें तो मोहम्मद शाह ने षड्यंत्र करके सैयद भाइयों को ही मरवा डाला। मोहम्मद शाह कौन थे? जिसको बहादुर शाह के सबसे छोटे पुत्र जहाँ शाह के लड़के मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो इनको सैयद भाइयों ने बनाया था राजा। और इन्होंने क्या किया? षड्यंत्र करके सैयद भाइयों को ही मरवा डाला और निजाम उल मुल्क को अपना मंत्री बनाया। ठीक है, लेकिन निजाम उल मुल्क की शासन की शिथिलता और दरबारी षड्यंत्रों से परेशान होकर जो निजाम उल मुल्क था, ये जो मोहम्मद शाह था, इन्होंने सैयद भाइयों जिन्होंने इनको राजा बनाया उन्हीं को मरवा कर इन्होंने अपना मंत्री कैसे बनाया? निजाम उल मुल्क को बनाया। बट निजाम उल मुल्क ने जब देखा कि ये मोहम्मद शाह तो किसी काम का नहीं है और बकवास करे जा रहा है, तो इसने क्या किया? ये जो है दक्षिण की तरफ चला गया और इसने हैदराबाद के नाम से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो जब क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो इसमें आपको यही लिखना है कि निजाम उल मुल्क ने। ठीक है, अब ये जो डिटेल है वो मध्यकालीन भारत में है। अभी हम लोग जो है ट्रांजिशन पीरियड पढ़ रहे हैं, तो ओवरव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, और 1724 में मुग़ल साम्राज्य का विघटन जो है आरंभ हो चुका था। हैदराबाद के बाद अगर हम अवध की बात करें तो अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? ऊपर हमने पढ़ा था, शहादत खान बैरहन उल मुल्क ने। कब की थी? 1722 में अवध का ये सूबेदार नियुक्त हुआ था। वह वीर, साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने 1739 तक अपना पद पैतृक कर लिया था। मतलब पहले उसने क्या किया? 1722 में सूबेदार नियुक्त हुआ, उसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और उसके बाद 1739 से उसने अपना पद पैतृक कर लिया। पैतृक का मतलब है कि अब जो राजा, अगला राजा बनेगा वो उसी की फैमिली, उसी का वंश चलता रहेगा आगे को। ठीक है, इसके बाद है केंद्रीय बंगाल की। अगर हम बात करें तो केंद्रीय सत्ता की बढ़ती हुई दुर्बलता का लाभ असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों ने उठाया। ये व्यक्ति थे मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान। उन्होंने बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यद्यपि मुर्शीद कुली खान जो है मुग़ल सम्राट को वार्षिक कर भेंट करता था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंगाल। बंगाल का आपको पता है कि बंगाल में क्या सीन था? क्या सीन था बंगाल में, बताओ? ये जो बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले यहीं पे हथियाना शुरू किया था, है ना? सुजाउद्दौला। आपने मध्यकालीन भारत अगर पढ़ा है तो उसमें आपने सुजाउद्दौला का नाम पढ़ा होगा। तो वहाँ पे बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध, है ना, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये सब चीज़ों इन्हीं के बाद इस टाइम पे जो है मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान जो है बंगाल में हुआ करते थे। इन लोगों ने वहाँ पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। बट ये लोग मुग़ल सम्राट को क्या करते थे? उसके बदले वार्षिक भेंट देते थे। मराठा की अगर हम बात करें तो पतोन्मुख मुग़ल साम्राज्य के सबसे बड़े शत्रु मराठे थे। मराठों ने क्या सोचा था कि हम लोग जो है स्वराज, एक राष्ट्र करेंगे, एक राष्ट्र, एक सत्ता होगी पूरे, उसमें एक प्रशासन होगा। मतलब इनकी सोच बहुत अच्छी थी। बट ये लोग में थोड़ी सी जो है दूरदर्शिता की, टेक्निक्स की कमी थी। ठीक है, सोच इनकी सही थी कि हमें एक राष्ट्र होना है, एक करना है, एकता। बट जो है आपस में ही छोटे छोटे लड़ जाते थे। ठीक है, और टेक्निक की भी कमी थी, दूरदर्शिता की कमी थी, बहुत सारी कमियां थी। तो चलो, अब तो हिस्ट्री बन चुका है। तो पतोन्मुख मुग़ल साम्राज्य के सबसे बड़े शत्रु कौन थे? मराठे थे। और वे ही मुग़ल शक्ति का स्थान ले सकते थे। देखो, शक्ति का स्थान भी वही लोग ले सकते थे, बट वो अपनी जो है कुछ कमज़ोरियों के कारण नहीं ले पाए। लेकिन उसमें जो है एकता का अभाव था। एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करने के लिए ना उनके पास कोई दृष्टि थी और ना ही कोई कार्यक्रम। चाहते थे वो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके पास एक प्लान, जो मतलब एक होता है ना, ब्लूप्रिंट तक नहीं था। तो मराठे मुग़लों के वारिस इसलिए ना बन सके क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था मुग़लों की भांति पतोन्मुख थी। वो भी अपने पतन की तरफ जा रहे थे।
मराठे यद्यपि मुगल सामंतों की भांति स्वार्थी और महत्वाकांक्षी थे, लेकिन उनकी तरह अनुशासित तो बिल्कुल नहीं थे। पेशवा की शक्ति क्षीण होने के से मराठा सरदार भी उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। जैसे जैसे वहाँ पे औरंगजेब की शक्ति क्षीण होने लगी, दुर्बल राजा बनने लगे, तो सामंतों ने छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही जब पेशवा की, उनके वहाँ तो मराठों में तो पेशवा ही था ना, तो पेशवा की शक्ति जब क्षीण होने लगी तो मराठा सरदार भी जो है छोटे छोटे उत्तर की तरफ जो है स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लग गए। बड़ौदा, जिसमें हम देखते हैं बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है, इनका जब हम नाम देखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल साम्राज्य का ढांचा चरमराने लगा और समय बीतने के साथ साथ उसके पतन की गति भी तीव्र होती गई। केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता का शासन की आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ा, राजस्व घट गया, संचार साधन लड़खड़ा गए और उद्योग, व्यापार और कृषि का स्वरूप क्षेत्रीय हो गया। केंद्र विरोधी शक्तियाँ हावी होने लगी, न्याय और व्यवस्था बिगड़ गई, वैयक्तिक एवं सार्वजनिक नैतिकता हिल गई, मतलब लूटपाट होने लगी, बहुत कुकर्म होने लगे समाज में, ठीक है। एक जो प्रशासन की जो होती है ना पकड़ अपने प्रजा पे, अपने राष्ट्र पे, राज्य पे, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। राजस्व भी घट गया था, संचार साधन भी लड़खड़ा गए थे, व्यापार और कृषि का तो स्वरूप क्षेत्रीय हो गया था। तो और जो केंद्र विरोधी शक्तियां हैं, मतलब कि जो हमारा सेंट्रल है, ठीक है, मुगलों के जो विरोधी थे वो शक्तियां जो हैं केंद्र पर हावी होने लग गई थी। ऊपर से जो बाहरी आक्रमण थे वो निरंतर होते जाते थे। जैसे कि 1738-39 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो उसने इतना कुछ लूट माट की, इतना कुछ लूटा कि आर्थिक व्यवस्था तो वैसे ही कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। और बंगाल सामंत किसानों से निष्ठुरतापूर्वक लगान वसूल करके अपनी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे, ठीक है। मतलब मनमानी चल रही थी, कोई देखने वाला नहीं था, जहाँ जो मर्जी वहाँ वो लोग कर रहे थे। जो कमज़ोर लोग हैं, कृषि वर्ग, किसान, उन पे जो है अत्याचार किए जा रहे थे, ज़बरदस्ती लगान बहुत ज़्यादा वसूला जा रहा था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद 1748 में गृह युद्ध इन्हीं बेईमान सामंतों के मध्य छिड़ गया। अब जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो गृह युद्ध जो है, अब ये सामंतों के मध्य ही गृह युद्ध छिड़ गया। उत्तर पश्चिमी इलाकों की असुरक्षित स्थिति के कारण अब्दाली के लगातार आक्रमण और मुगल साम्राज्य के विध्वंस में और तेजी आई। देखो, आपने मध्यकालीन भारत जो पढ़ा होगा तो आपने नादिर शाह का आक्रमण तो पढ़ा ही होगा 1739 में। उसके अलावा आपने अब्दाली भी। तो नादिर शाह और अब्दाली क्या थे, ये लोग जैसे मुगल्स आए थे, तुर्क्स आए थे, ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने आक्रमण किया और अपना कब्जा जमा के यहीं प्रशासन करने लग गए। बट जो अब्दाली और नादिर शाह जैसे लोग थे, ये सिर्फ किस लिए आते थे, इनका अपना खुद का प्रशासन बाहर था, बट ये लोग सिर्फ लूट माट के लिए आते थे, लूट पाट मचाने आते थे और यहाँ से सब माल लूट कर चले जाते थे। तो अब्दाली बहुत बार आया आक्रमण करने, तो इससे भी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा गई। नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमणों और मुगल सामंतों के आत्मघाती आंतरिक संघर्ष से 1761 तक मुगल सम्राट का वास्तविक शासन दिल्ली और आगरा के आसपास तक सीमित हो गया, ठीक है। लेकिन भारत के अधिकांश भाग पर अब भी वो अपनी विधि सम्मत सत्ता का दावा करता था। हालांकि अब जो है मुगल्स की कोई पावर नहीं रह गई थी, बट फिर भी क्योंकि वो अपने पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा था, तो वो लोग अभी भी जो है दावा करते थे कि हम ही जो हैं यहाँ के राजा हैं, हम ही सब कुछ है। सिर्फ कहते थे, बट उनको कोई मतलब नहीं था अपनी प्रजा से, ठीक है। मुगल साम्राज्य के वंशज अब उत्तराधिकारी के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग भी नहीं ले रहे थे, किंतु अन्य महत्वाकांक्षी दावेदार उनकी आड़ में शक्ति हथियाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकार संबंधी युद्ध बहुत भीषण और विनाशकारी साबित हुए, क्योंकि इनमें हजारों लोग मारे गए और संपत्ति की भारी क्षति हुई। हजारों प्रशिक्षित सिपाही और सैकड़ों योग्य सेनापति और कार्यकुशल अफसर मारे गए। सामंत वर्ग भी, जो स्वयं साम्राज्य की आधारशिला था, संघर्ष में उलझ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जिस तरह से मारकाट हो रही थी, अपनी अपनी शक्ति हथियाने के लिए लोग जो है लड़ाई झगड़े कर रहे थे, तो उसमें जो सामंत वर्ग था वो भी साम्राज्य की आधारशिला था, वो भी संघर्ष में जो है उलझ के रह गया। कई स्थानीय शासक और कर्मचारियों ने केंद्र की अनिश्चित दशा और अराजकता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति सुदृढ़ की, स्वशासन स्थापित किया और अपने पद को पैतृक कर लिया। अधिकांश सामंत राज और समाज के हित के लिए लड़ने के बदले अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। कई सामंत वर्ग कैसे थे
कि वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि यार हमारा प्रशासन में, हमारा जो राज्य है इसमें इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कमज़ोरों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, लोग फालतू में मारे जा रहे हैं। तो उनको वहाँ पे पहले अपने राज्य की सोचनी चाहिए थी, प्रजा की सोचनी चाहिए थी, अपने से नीचे वालों को सोचना चाहिए था, ठीक, कि कैसे हम सुधार ला सकते हैं अपने समाज में, कैसे हम सुधार सकते हैं, जो स्थिति बिगड़ी हुई है उसको कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन नहीं, इन चीज़ों पे काम करने की जगह उन्होंने अपने घर भरना, जैसे कि आपको पता है जो चीज़ें हमेशा से चलती आई हैं, अभी भी चलती हैं, कि अपना घर भरना है, अपने को अच्छा करना है बस, बाकी जनता, बाकी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। तो वही चीज़ें जो है कर रहे थे, अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे। इसमें साम्राज्य का सुसंबद्ध इकाई न रह गया और यह विदेशी विजेताओं का शिकार बन गया। इसके लिए दोषी वे ही सामंत थे। ठीक है, क्या हुआ, तो जो एक हमारी जो इकाई थी ना वो पूरी हिल चुकी थी। तो अब जो है आसानी से विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि इन्हीं, और जिम्मेदार भी सामंत थे भाई। सामंतों ने ध्यान ही नहीं दिया, जब मुग़ल की सत्ता जब हुई ख़राब तो सामंतों का वर्चस्व होने लगा ना, तो सामंतों को ही कुछ अच्छा कर लेना चाहिए था, बट वो लोग तो अपने को भरने में लगे हुए थे। तो जिम्मेदार कौन थे? सामंत थे, क्योंकि इन्हीं सामंतों ने मुग़ल साम्राज्य की एकता को, ठीक है, अपने निजी राज्यों की स्थापना करने के लिए भंग किया था। उत्तरकालीन मुग़ल सामंतों का जो उत्तरकालीन मुग़ल सामंतों का जो प्रशासन था वो चरित्रहीनता के कारण नहीं, बल्कि लोकहित की भावना के अभाव में और अदूरदर्शिता के कारण हुआ था। जो पतन हुआ था मुग़ल सामंतों का, वो ऐसा अधिकतर हमें ये बताया जाता ना, तो विलासिता में डूबे हुए रहते थे, चरित्रहीन थे। बट इसलिए कम ये चीज़ें भी थी, बट ज़्यादा इसलिए कि लोकहित की जो भावना थी ना वो उनके अंदर ख़त्म हो गई थी, वो स्वार्थी हो गए थे। तो मेन जो चीज़ थी ये थी, ठीक है, पतन के पीछे। यही कमज़ोरियाँ मराठा शासकों, राजपूत राजाओं, जाट, सिख, बुंदेला और नव स्थापित स्वतंत्र राज्यों के शासकों में भी मौजूद थी, क्योंकि हर कोई अपने अपना स्वार्थ चाहता था। कोई ये नहीं चाहता था कि अगर हम लड़ रहे हैं तो हम सबको एक करें, एक करें और एक राष्ट्र बनाएं, ऐसा किसी में नहीं था। सब लोग को अपना अपना एरिया जो है डिसाइड करके वहाँ पे शासन करना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सब चीज़ों का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। जागीरों की अल्पसंख्या, विद्यमान जागीरों से प्राप्त आमदनी में कटौती होने तथा सामंतों के खर्च में वृद्धि होने से सामंतों ने सिपाहियों के कोटे में भी कटौती कर दी। अब देखो, जो मेन सिपाही होते थे, प्रतिरक्षा के लिए एक सेना रखी जाती थी ना, शुरू में हमने पढ़ा था। तो जो सेना रखी थी ना, अब उस सेना के भी जो तनख्वाह होती थी उसमें से सामंतों ने उसमें से भी कटौती शुरू कर दी। अब जब आप तनख्वाह ही नहीं दोगे तो क्या वो बंदा काम करेगा? नहीं करेगा। तो सेना भी जो है क्या होने लग गई, धीरे धीरे सैनिक भी क्षीण होने लग गए और फिर सेना जो है टूट चुकी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सेना के बारे में, ठीक है, कि सेना कैसे होती थी, क्या जो सेना का काम था, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मुग़ल सरकार का आधार क्या थी? सेना थी। जैसा कि आप सबको पता है, बिना सेना के मुग़ल साम्राज्य जो है नहीं हो सकता था। सभी सेवाएं सैनिक सेवाएं थी, क्योंकि सैनिक असैनिक कर्मचारियों में कोई भेद नहीं था। मतलब जो लोग वहाँ पे काम करते थे, जब लड़ाई होती थी ना तो सारे लोग ही जाते थे। जो सेना थी नॉर्मली वो और कुछ काम करती थी प्रशासन में, और अपनी तैयारी भी युद्ध की भी करती रहती थी, साथ के साथ बाकी जो काम होते थे वो भी करती थी। बट जैसे ही कहीं लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो सारे के सारे जो है सैनिक और असैनिक कर्मचारी सारे जाते थे लड़ने। प्रायः मनसबदार ही सेना का गठन करते थे, इसीलिए उनकी सेना जातीय भावनाओं से प्रभावित होती थी। मतलब कि सेना में भी क्या होता था ना कि जातिगत बटे हुए थे, कि समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हर अलग अलग जातियों के लोग उस सेना में होते थे। तो उनमें जो है भावना, जातिगत भावनाएं आ जाती थी। तो ऐसी सेना में एकता का भाव नहीं, मतलब एकता नहीं थी कि अरे ये तो उस जाति का है, ये तो उस जाति का है। तो उनमें आपस में ही जो है छोटी छोटी रंजिशें होती रहती थी। तो एक एकता जो होनी चाहिए सेना में, वो नहीं थी, उसकी कमी थी। इसके सैनिक उच्च सिद्धांतों से नहीं बल्कि नौकरी और लूटमार की भावना से प्रेरित थे। मुग़ल सेना की कुछ खास कमियां थी। पहली कमी तो यह थी कि वह राष्ट्रीय सेना नहीं थी, वरन विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण थी। कि मतलब एक राष्ट्रीय सेना नहीं थी, अलग अलग तत्वों का सम्मिश्रण थी। अलग अलग तबके के लोग वहाँ पे आके जो है सैनिक
के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक भिन्न युद्ध कौशल का अनुसरण करते थे, मतलब हर कोई जो है अपने अपने वहाँ का युद्ध कौशल जो है वो अपनाता था। जैसे कि अगर किसी की गुरिल्ला टेक्निक है, गुरिल्ला अपना रहा है, किसी का बाण से युद्ध करना है, वो वाली टेक्निक है, तो अलग अलग टेक्निकों पर ये काम करते थे। दूसरे सिपाही सीधे बादशाह के प्रति वफादार नहीं होते थे। जो लोग उनको नियुक्त करता था ना, मतलब जैसे मनसबदार उनको नियुक्त कर रहा है तो वो मनसबदार की सुनेंगे, वो ये नहीं राजा के प्रति एकदम वफादार नहीं होंगे। वो किसके प्रति? मनसबदार। मान लो मनसबदार अगर गद्दार निकल गया, ठीक है, तो सेना उसी की सुनेगी, है ना। तो ये चीज़ें होती थी। सेना के अधिकारियों में आपसी द्वेष तथा प्रतिद्वंदिता के कारण आक्रमण प्रायः असफल हो जाते थे। यह कहना अनुचित ना होगा कि मुगल सेना एक भारी चलते फिरते शहरी के समान थी, जिसमें गतिशीलता की कमी और विलासिता की अधिकता थी। ठीक है। प्रशासनिक अव्यवस्था से 18वीं शताब्दी में साम्राज्य की सैनिक शक्ति का ह्रास हुआ। ह्रास मतलब कमी हुई। वित्तीय साधनों में कमी की वजह से विशाल सेना रखना असंभव हो गया, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, सेना को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी, तो इस वजह से बड़ी सेना रखना असंभव हो गया। मुगल सिपाही क्योंकि भाड़े के सिपाही थे, अतः महीनों वेतन न मिलने पर वो लोग जो है चले जाते थे, असंतुष्ट हो जाते थे। ठीक है। तो ज़्यादातर जो सिपाही होते थे वो कैसे होते थे? भाड़े के सिपाही थे। तो वेतन न मिलने पर असंतुष्ट रहते थे और समर्थन अपना नहीं देते थे। जब ज़रूरत पड़ती थी तब समर्थन नहीं देते थे। तो बिना समर्थन के बादशाह असहाय हो गया था, क्योंकि सेना ना तो महत्वाकांक्षी सामंतों का दमन कर सकी और ना ही विदेशी आक्रमणों का सामना कर सकी। ठीक इसी संकट की घड़ी में यूरोपीय राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पतन के कगार पर खड़ा मुगल साम्राज्य अंग्रेजी खतरे की चुनौती का सामना ना कर सका। भारत में कोई भी देशी शक्ति मुगलों की विरासत संभालने के योग्य नहीं थी। जैसे कि मराठे भी थे, बट वो कर सकते थे, हालांकि जो उनमें कमियां थी दृष्टि की, दूरदर्शिता की, तो प्लानिंग जो उनके पास थी वो बढ़िया वाली नहीं थी। ठीक है। तो ये सब कमियों के कारण जो है चीज़ें बिगड़ती चली गई। मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर जो स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे, जैसे कि बंगाल है ना, हमने बताया था अलीवर्दी खां, और अवध में शहादत खान, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, मैसूर और मराठा, तो ये जो छोटे छोटे थे उन्होंने ही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की शक्ति का विरोध करने का प्रयत्न किया था। जब हमारे आपने देखा था जब 1757 की लड़ाई हुई थी, 1857 की लड़ाई हुई थी सॉरी, तो उस टाइम पे जो ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठास थे, तो इन लोगों ने जो है विरोध किया था। इसके अलावा फिर उसके बाद जो है चीज़ें बिगड़ती चली गई। इन राज्यों ने यद्यपि कानून और अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित किया, लेकिन वे भी बढ़ते हुए आर्थिक संकट को टाल नहीं सके। इन नवीन राज्यों ने विदेशी व्यापार को तो प्रोत्साहित किया, ठीक है, उन लोगों ने विदेशी व्यापार को आने दिया, आमंत्रण दिया, जो चीज़ वो लोग फैक्ट्रियाँ स्थापित कर रहे थे, मतलब उनको प्रोत्साहन किया। इन लोगों ने क्या किया? प्रोत्साहित किया, मतलब परमिट दे देते थे ये लोग ना अपने वहाँ फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, हमारे देश में परमिट देते थे विदेशियों को। बट ये अपना खुद का जो है औद्योगिक, वाणिज्यिक, इन चीज़ों का आधुनिकीकरण नहीं कर पाए। भारत की एक रूप संगठन का विकास करने में क्यों असफल रहा और उसका राजनीतिक ढांचा अस्थिर क्यों रहा, इन समस्याओं को समझे बिना 18वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय को स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। ठीक है। जब तक कि हम लोग, अभी हम ये जो चैप्टर है उसका नाम है ब्रिटेन की भारत पर विजय, बट हम उसको तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम ये नहीं समझ लेते कि कमियां क्या क्या रही, क्यों जो है ब्रिटेन ने यहाँ पे कैप्चर किया, कब्जा किया, जब तक कि हम कमियां ना समझ लें अपने देश के जो राजा महाराजा थे उन लोगों की। ठीक है। तो वो चीज़ें ही हम यहाँ पे समझ रहे थे अब तक। अब हम अगर भौगोलिक स्थितियों में विद्यमान जो विषमताएं हैं, देश की जो विशालता है, आवागमन और संचार साधनों की प्राचीनता ने अतीत में भारतीय प्रदेशों में पृथक्करण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। ठीक है। जो हमारे भौगोलिक स्थिति है ना, कहीं प्लेन्स, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, संचार साधनों की जो प्राचीनता थी, क्योंकि आधुनिकरण नहीं हो रहा था, नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे वहाँ के लोग तैयार नहीं रहते हैं, रूढ़िवादिता वाले होते हैं, पुरानी चीज़ों पे ही अटके रहते हैं, नई चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ों जो हैं, इन लोगों ने जो है राष्ट्रीयता की भावनाओं को पनपने ही नहीं दिया। भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक एकता की चेतना की कमी थी।
सांस्कृतिक एकरूपता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता भी भारत को विभाजित करने वाले अवरोधों जैसे दलों, समाजों, जातियों और ग्रामों को प्रभावित ना कर सकी। जो दो संस्थाएं एकीकरण का अटूट विरोध कर रही थी वो कौन थी? जाति और ग्राम। ये जो है एकता आने ही नहीं दे रही थी। इनके बीच में जाति आ जाती थी या फिर गांव आ जाते थे। ये हमारा गांव है, ये तुम्हारा गांव है, हम उस गांव को पानी नहीं देंगे, हम इस गांव को ये नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं कभी भी एकता आने ही नहीं दी। जाति एक सामाजिक धार्मिक संस्था थी, लेकिन इसका आर्थिक महत्व भी था। समाज यदि सामाजिक धार्मिक दृष्टि से भिन्न रूप से जुड़ी जातियों का समूह था तो राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से वह उन गांवों का एक पुंज था जो आर्थिक और प्रादेशिक इकाइयाँ थीं। ठीक है। भारतीय ग्राम की इस समय 18वीं सदी में वही स्थिति थी जो आरंभिक मध्ययुगीन यूरोप में अंग्रेजी मैनर और फ्रांसीसी सीनियोरिटी की थी। क्या यहाँ पे जो है इन्होंने भारत की जो ग्रामीण स्थिति है उसको उन्होंने मध्ययुगीन यूरोप के मैनर और फ्रांसीसी सीनियोरी से जोड़ दी है। ये उस टाइम की वहाँ की संस्थाएं हुआ करती थी। गांव आर्थिक यंत्र की धुरी था और अंतर्विरोधी बातें कृषि उद्योग तथा व्यापार उसके चारों ओर घूमते थे। ये यूरोप के मध्ययुगीन ग्रामों से भिन्न थे जहाँ ग्रामों के क्रियाकलाप केवल कृषि तक सीमित थे। भारत में नगर परोपजीवी थे और राजनीतिक सत्ता या धर्म के केंद्र थे। भारतीय ग्राम ही समाज की सक्रियता का केंद्र बिंदु था। वही ग्रामीण को घर प्रदान करता था तथा जीविका इत्यादि भी देता था। तो भारतीय ग्राम क्या होते थे? केंद्र बिंदु होते थे। यहीं पर से आपकी कृषि, ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि की जाती थी। यहीं पे लोग जो है यहीं से राजस्व मिलता था। ठीक है, जीविका इनको यहीं मिलती थी। तो जो पारंपरिक रूप से चली आ रही जो जीविका है हमारी वो यहीं ग्रामीण, तो ग्राम जो है केंद्र बिंदु था। क्योंकि भाई खाना चाहिए, कहाँ से आ रहा है? गांव की खेतों में आ रहा है। तो मध्यकाल में भारतीयों के सामाजिक संगठन में विशेष प्रगति नहीं हुई। धर्म का छोटे छोटे संप्रदायों और मंडलियों के रूप में विभाजन बना रहा। हिंदुओं और मुसलमानों में एकता और चेतना का अभाव था। मुसलमान तो पठान, तुरानी और ईरानी वर्गों में बंट रहे थे और हिंदू विभिन्न जातियों, उपजातियों तथा कबीलों में। ठीक है, जो मुसलमान थे वो भी किस किस में बटे हुए थे? पठानी मुसलमान थे, तुरानी मुसलमान थे, ईरानी, इन सब वर्गों में बटे थे। और वहीं हिंदुओं में जो है जातियाँ और उपजातियाँ विद्यमान थी। मुगल साम्राज्य जिस वजह से अपनी अखंडता की रक्षा करने में असमर्थ रहा, वही वजह अंग्रेजों की सफलता की भी आधार थी। मराठों ने जो भारत में अंग्रेजों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते थे, गलत विदेश नीति का अनुसरण किया और विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूल करके तथा लूट खसोट से राजपूतों, जाटों और बुंदेलों को अपना शत्रु बना लिया। ठीक है, तो जो मराठे थे ये कर सकते थे अंग्रेजों का सफलतापूर्वक सामना, बट इन्होंने क्या किया? इनकी रणनीति गलत रही। इन्होंने जो है सबको एक साथ करने की जगह क्या करना ज़रूरी समझा? डाका डालना। राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, इन सब के यहाँ लूट मार करके इन्होंने इनको अपना दुश्मन बना लिया। हालांकि अगर ये ऐसा नहीं करते और एक मिलजुल कर रहते तो फिर ये लोग आराम से अंग्रेजों का सामना कर सकते थे। जिन क्षेत्रों पर मराठे विजय पाते वहाँ वे राजनीतिक सुलभ बुद्धिमत्ता का व्यवहार नहीं करते थे और खेतिहरों का दमन करते थे। मराठा नेताओं की अदूरदर्शिता ने विदेशियों के लिए भारत में मार्ग खोल दिया। ठीक है, तो जो मुगल्स के बाद, जैसे कि आपको पता है मुगल्स के बाद मराठों का वर्चस्व हो सकता था हमारे भारत में, बट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग जो है एक करने की जगह और दूसरे राज्यों में लूट मचा के, ये डाका डाल के क्या कर रहे थे? सबको अपना दुश्मन बनाते जा रहे थे। जबकि उनको, अगर उनका जो है ये प्लान था कि हमें एक राष्ट्र होना है तो उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, है ना, सबसे जो है दोस्ती करके चलनी चाहिए थी। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे कि जो है विदेशियों को भारत में आने का मौका मिल गया। सन 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर उतरा तब एशिया और यूरोप के संबंधों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। पुर्तगालियों का भारतीय तट पर पांव रखना उपनिवेशीकरण का पूर्व संकेत था। विज्ञान के नए आविष्कारों, मानव की प्रतिष्ठा और समाज संगठन के नए आदर्शों तथा भौतिक उन्नति और राष्ट्रीय शक्ति की नई कल्पनाओं से प्रेरित होकर एक नए जीवन और आत्मविश्वास से पूर्ण यूरोप पूर्व के सबसे समृद्ध देश में जा पहुंचा। लेकिन अकबर महान के समय पर अपार वैभव संपन्न और दीप्यमान संस्कृति वाला जो भारत था वो 18वीं सदी में अपनी ताकत पूरी तरह से खो चुका था। और क्यों खोया था ये हमने ऊपर जान लिया है। वह मुगल साम्राज्य के नाम मात्र के प्रभुत्व के नीचे
गांव, जातियों, उपजातियों, कबीलों और तालुकों का एक मध्ययुगीन जड़पिंड मात्र रह गया था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। उसकी कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा पुरानी थी। उसका संगठन संकुचित था और उसका लक्ष्य गुजारे के लायक चीज़ों का उत्पादन करना था। मतलब जो भारतीय थे ना हमारे, वो जो है पुरानी चीज़ों पे ही जीना अपना जो है सौभाग्य समझते थे। वो नई चीज़ों को लेना ही नहीं चाहते थे। पुरानी चीज़ों के साथ जब हम नई चीज़ों को भी लेकर चलते हैं और सुधार करते रहते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये हम अपनी असल ज़िंदगी में भी देखो, इतिहास से हमें ना पुरानी गलतियाँ दोहरानी नहीं है, ये सीख मिलती है। तो यहाँ से आप लोग अपने जीवन पे भी इसको उतार सकते हैं कि आप लोग जो है पुरानी चीज़ों में मत के रहिए, ठीक है। समय के साथ जो है चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको जो है पुरानी चीज़ों से सीखना और नई चीज़ों को ग्रैब करना की जो नीति है वो आनी चाहिए, तभी आप सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे। तो ये जो चीज़ें थी बहुत पुरानी कार्यप्रणाली को हमारे भारत में लोग अपनाते थे। उनका लक्ष्य जो क्या होता था, ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज़्यादा पैदावार करनी है, क्योंकि हमारा देश में इतनी संपन्नता थी कि अगर हम आराम से व्यापार, उस टाइम पे हम व्यापारिक शक्ति के रूप में टॉप पे हो सकते थे। बट हमारे वहाँ के लोगों को कितना चाहिए था, जितने में उनका गुजारा हो जाए, जितने में वो खा ले जी ले, बस उतना ही वो उत्पादन करते थे। और उद्योग भी बहुत छोटे पैमाने पर होता था। उनका उद्देश्य अमीरों के लिए विलास सामग्री बनाना या फिर स्थानीय बाजार की मामूली ज़रूरतों को पूरा करने का मात्र ही था। इसमें पूंजी का योगदान नगण्य था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सामान के बदले सामान मिल जाता था, तो पूंजी का तो ये लोग यूज़ ही नहीं करते थे। जबकि हर जगह ट्रेडिंग किस में होती थी, व्यापार किस में होता था, पूंजी में होता था, कौड़ी होता था ना, तो ये सब चीज़ें। तो इसके विपरीत यूरोप समुद्र पारी बाजारों का विकास कर रहा था, ठीक है। यूरोप इसके विपरीत, अब हमारे देश के विपरीत यूरोप क्या कर रहा था, समुद्र के पार बाजार ढूंढने लगा था। मतलब अपने वहाँ तो वो व्यापार कर ही रहा था अपने देश में, उसके साथ ही वो इतना उत्पादन कर रहा था कि वो बाहर के देशों से भी, समुद्र के पार वाले देशों से भी व्यापार कर सके। तो वो अमेरिका से सोने चांदी के खजाने ला रहा था, जिससे उद्योग और वाणिज्य को नवजीवन मिल रहा था। तेजी से बढ़ती हुई पूंजी के दबाव से विशेषज्ञता का विकास हो रहा था और व्यापारी और बैंकर भूस्वामी कुलीन वर्ग पर छाए रहते थे। जो क्रांतिकारी वैज्ञानिक आंदोलन यूरोप को नई खोजों और आविष्कार के लिए उकसा रहा था, वह भारतीय बुद्धि को अभी प्रभावित तक न कर सका। यूरोप जिन सशक्त भावनाओं से अनुप्रमाणित होकर अराजक सामंतवादी समाज से एक सुसंगठित ठोस राष्ट्र में पदार्पण कर रहा था, भारत उन भावनाओं से अछूता था, ठीक है। जो सामंतवाद था वो यूरोप में भी तो था ना एक टाइम पे, बट वो लोग उस चीज़ से उभर कर नए नए आविष्कार कर रहे थे, नई नई चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो रहे थे। तो हमारे वहाँ इस चीज़ की कमी थी, ठीक है। तो सामंतवादी समाज को छोड़कर जो यूरोप था वो एक सुसंगठित ठोस राष्ट्र में जो है बन रहा था। बट हमारे वहाँ अभी भी जो है पुरानी रूढ़िवादिता ही चल रही थी। कृषि में गतिरोध और अवनति होने से व्यापार और उद्योग को भी हानि हुई। यद्यपि भारतीय माल उच्च कोटि का था और समकालीन मानदंड से विकसित था, लेकिन भारतीय उद्योग और प्रौद्योगिकीकरण में वैज्ञानिक रूप से कोई परिवर्तन और आधुनिकीकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ। यातायात की कठिनाइयाँ और ग्रामों के स्वावलंबी होने का यहाँ के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ना। देखो, यातायात की कमी थी हमारे वहाँ, वो लोग कहाँ गाड़ियों ट्रेनों में चलने लग गए थे और हमारे वहाँ वही बैलगाड़ी चल रही थी। गांव स्वावलंबी होते थे कि अरे भाई हम ये नहीं करेंगे, हम हमारे शान के खिलाफ है, हमारे परंपरा में ये नहीं है, वो नहीं है, ये इन सब चीज़ों में ही रह गए। तो इसीलिए ये लोग जो है विकास नहीं कर पाए। चूँकि भूमि राजस्व और धन का स्रोत मानी जाती थी, अतः शासकों ने समुद्र पार व्यापार और जल सेना की उपेक्षा की, ठीक है। क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता था कि राजस्व और धन का स्रोत क्या मानी जाती थी, भूमि मानी जाती थी। तो ये लोग जो है समुद्र पार भी नहीं जाते थे। समुद्र पार व्यापार और जल सेना जो है इनके लिए बहुत वैसी बात हो जाती थी, उपेक्षा करते थे ये उसकी। तो ये चीज़ें जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी कि हमने देखा सेना किस टाइप की थी, ठीक है। सेना के बारे में देखा कि मुग़ल काल में जो सेना थी उसमें किस किस चीज़ की कमी थी, जिस वजह से विदेशियों का जो यहाँ पे है प्रभाव बढ़ने लगा। विदेशी लोगों ने यहाँ आक्रमण किया, विदेशी लोगों ने यहाँ जो है कब्जा किया। तो उसके पीछे कुछ तो कमी रही होगी ना भारत में,
सेना में कमी, अर्थव्यवस्था में कमी, सामाजिक व्यवस्था में कमी। तो यही सब चीज़ें हम देख रहे हैं अभी तक कि क्या क्या कमियां रही जिस वजह से जो है ब्रिटेन का भारत में विजय हुई। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बहुत स्पीड से मैंने पढ़ाया है, आपको x 2x 1.5x की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी स्पीड से मैंने पढ़ाया है कि आप लोग बोर ना हो। और ठीक है, हम लोग ना ज़्यादा बीच में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ जब मैं पढ़ाई ये चैप्टर पढ़ा रही होती हूँ, तो बीच में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जिस काम के लिए हम हैं, क्योंकि समय आपके लिए भी कीमती है, समय मेरे लिए भी कीमती है, तो हमें समय जो है, अगर हमने 30 मिनट तय किया है तो 30 मिनट में ही हमें जो है अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, कि 30 मिनट से हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। ऐसा कि एग्ज़ाम्पल था, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत लेना। तो 30 मिनट अगर हमने रखा है तो हम उसी टाइम को जो है पकड़ के चलें, क्योंकि अगर हम लगातार पढ़ते हैं तो 30 मिनट भी जो है बहुत ज़्यादा है हमारी पढ़ाई के लिए। ठीक, तो आधे घंटे में देखिए आपने सेना का समझ लिया है, गांव का समझ लिया है, सामाजिक व्यवस्था समझ ली है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने समझ ली है कि ये सब चीज़ों में क्या क्या कमियां रहीं जिस वजह से ब्रिटेन की भारत पर विजय हुई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।